कैसे हो आप लोग? सभी कुशल मंगल होंगे, आशा है सभी से। मैं एजुकेशन पॉइंट में एमडी नवाब आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी बच्चे एकदम कॉपी किताब लेकर के बैठ गए होंगे, क्योंकि आज 10वीं क्लास का एसएससी का है चैप्टर है, वो देखा जाएगा। पहले हम आपको बता दें कि इस दुनिया में अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप पे भरोसा रखना होगा। अगर अपने आप पे भरोसा है आपको कि हाँ कुछ कर सकते हैं हम, तो इस चीज को रट लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि हाँ हमें कुछ करना है। और वो कैसे? तो आइए एजुकेशन पॉइंट में, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या सीखना बाकी है मेरे पास। मेरे दोस्तों, क्या क्या सीखना बाकी है। चलिए, एक हमारे प्रिय मित्र ने बोला कि सर पढ़ाने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि बच्चों में ना उमंग और जोश आ जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चे हैं जिस सुन करके उनके अंदर स्टूडेंट वाली भावना जगती है। कौन कौन से बच्चे हैं? चलिए देखते हैं। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। याद रखना, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। 10वीं वाले सही बच्चे इस चीज को हमेशा याद रखें कि तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, क्योंकि भविष्य में आगे बढ़ना है तो कुछ करके दिखाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा है एजुकेशन पॉइंट में क्लास 10th का भूगोल का संसाधन एवं विकास। तो मैं आप सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कमेंट में बच्चे बताएंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए सही बच्चे कमेंट में मुझे बताएं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आज जानेंगे संसाधन और विकास। संसाधन से हम किस तरह डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्स से। इंग्लिश में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें कि हम जो चीज चैप्टर करने जा रहे हैं वो डिट्टो वही आएगा सीबीएसई में, और ये कंफर्म 100% है। सालों का एक्सपीरियंस कुछ कहता है। एक्सपीरियंस वो ऐसी चीज है जिससे कुछ ना कुछ आगे आता ही आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सही भाई मेरे जुड़े हुए हैं। प्रिंस कुमार है, साकिब है, सितारे है, राजू भाई है, आमिर है। ओहो, सही बच्चे जुड़ गए हुए हैं, क्या बात है। ओहो भैया, बहुत दिनों के बाद लाइव एसएसटी में। ओहो हाँ भाई, अभी सिर्फ क्या हो रहा है ना कि बच्चों को ज्यादातर मैथ में प्रैक्टिस कराया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सही बच्चे जुड़े हुए हैं। ओहो, क्या बात है। यूट्यूबर जी राजीव यादव, आमिर, क्या बात है, बहुत अच्छा। सन्नी भाई भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर से पहला सवाल सभी बच्चों के लिए कंफर्म देखिएगा। चलिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो, ये देखिएगा, ये क्या है? सही बच्चे बताएंगे। ये रियो डी जेनेरो आपको शायद पता होगा, 10वीं क्लास आपने जब किताब पढ़ा होगा तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 1 नंबर का सवाल। मुझे कमेंट में बताएगी कि रियो डी जेनेरो क्या है। तो सभी बच्चे कमेंट में बताएं मुझे। चलिए कंफर्म। अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कहता है। अगला सवाल सही बच्चों के लिए क्या कहता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहला अंतरराष्ट्रीय, देखिएगा ये डिट्टो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। याद रखिएगा सही बच्चे कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिखवा दिया है कि मोस्ट, क्यों? क्योंकि आएगा ही आएगा। कौन सा? पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन उसमें क्या है ना, क्वेश्चन मार्क है। सही बच्चे याद रखें, क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो कहां हुआ था? अभी गया था तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। याद रहेगा सही बच्चे। 1 नंबर का सवाल में कहां हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? रियो डी जेनेरो। ये एक किसका नाम है? शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का नाम है। कंफर्म। चलिए अगला पे देखते हैं हम क्या कहते हैं। अगला सवाल आपका, अगला क्या है सवाल आप में
कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है, यानी कि सीबीएसई वाले हैं, उनका जो तरीका है ना वो आज तक कोई जान ही नहीं पाया है, लेकिन हमें क्या है, पैटर्न समझना है, हमें सवालों को समझना है ना। तो काली मिट्टी याद रखिएगा, काली मिट्टी आपने पढ़ा होगा कि काली मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कौन से राज्य पाती है? राजस्थान? नहीं नहीं, वहां तो रेतीला है। असम? नहीं 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 नहीं। महाराष्ट्र? क्या हरियाणा? याद रखिए काली मिट्टी कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल सबसे ज्यादा अच्छा उगाया जाता है, कमेंट में मुझे बताइए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल आपका कहता है, ये देखिए बिल्कुल सही, यानी कि क्वेश्चन को घुमा दिया गया हुआ है। क्वेश्चन को क्या किया गया हुआ है? घुमा दिया गया। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यानी दो राज्यों में पाई जाती है। कौन सा था हमारा? महाराष्ट्र। और दूसरा कहां? दूसरा है हमारा गुजरात में। काली मिट्टी दो राज्यों में पाई जाती है, याद रखिएगा। और ये सवाल में आपका कंफर्म है कि काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, आप हमेशा याद रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र। कंफर्म है? सही बच्चे? चलिए अगला चैप्टर में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखिएगा। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रेगर मिट्टी याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम क्या करें कि आपको एक एक नंबर का सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है ना वो दे दिया जाए। तो रेगर मिट्टी का ये कह रहा है दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम पूछ रहा है। क्या लेटेराइट मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है, जड़ मिट्टी होता है, या लवणीय मिट्टी होता है? सही बच्चे बताएं कमेंट में मुझे, जानने के लिए इच्छुक है। चलिए हमारा जो आंसर है वो है बी, यानी कि लेटेराइट। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? काली मिट्टी होती है। क्या होता है? काली मिट्टी होता है। सही बच्चों को पता चल गया? 10वीं क्लास सही बच्चे जुड़ जाएं। सही बच्चे आपके लिए है, आपके लिए 10वीं क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है हमारा, छठा सवाल हमारा क्या कहता है, देखते हैं छठा सवाल। ओहो, छठे सवाल में तो सही बच्चों को पसीना आ जाएगा भाई। कपास उगाने के लिए याद रखिए कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है, यानी अच्छा है। बताइए मुझे कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है यानी अच्छा है? रेगुलर मिट्टी, रेटिलाइट मिट्टी, या तो फिर रेगिस्तानी मिट्टी, या लाल मिट्टी? चलिए सही बच्चे बताएं मुझे कौन सी मिट्टी है जो किसके लिए? कपास के लिए। किसके लिए? कपास उगाने के लिए। और आपको पता ही होना चाहिए कि कपास एक ऐसा पौधा है जिससे रुई निकलती है, और हमारे भारत में सदियों प्राचीन ये कला चली आ रही है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे मखमली कपड़े और हाथों से बनाए हुए कपड़ों का निर्यात किया जाता था दूसरे देशों में। तो वो है हमारा रेगर मिट्टी है, शायद ये पता ही है आपको। रेगर मिट्टी कौन सा है? रेगर मिट्टी बोला जाता है। कौन सा? रेगर मिट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगर मिट्टी बोला जाता है। इसमें क्या है ना कि कपास का जो उत्पादन होता है ना बहुत बढ़िया किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सातवां क्या कहता है बच्चों के लिए, कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों के लिए, है ना। अगला देखिएगा, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। अब देखिएगा वो तो था कि क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, घुमा देता है। सीबीएसई वाला क्या करता है? क्वेश्चन को घुमा के देता है। और यहां पे देखिए उत्पादन के लिए, इसे क्या कह रहा है? उत्पादन के लिए कौन सी होती है, यानी कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? मिट्टी तो वो कौन सी होती है? याद रखिए बच्चों, काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है ना कि इसमें पकड़ अच्छा होता है, बनावट अच्छी होती है, इसलिए काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों के लिए। अगला सवाल कह रहा है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान। ओहो, अब 9th में ही सही बच्चे पढ़ चुके थे कि उत्तर में कैसा है, दक्षिण में कैसा है, पूरब में कैसा है ना। तो सभी बच्चे ये बताएंगे मुझे कि भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार के मृदा से बना है। मृदा का मतलब क्या होता है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। क्या होता है? कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, मृदा का मतलब मिट्टी होता है। तो ये बताइए कि भारत में उत्तरी मैदान, कौन सा? उत्तरी मैदान, ये किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? बताइएगा सही बच्चे, कमेंट में बताएं मुझे। सही बच्चे देख रहा हूं मैं, सही बच्चों का। चलिए आंसर जानेंगे। चलिए का जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन सा होता है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? तो उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? मृदा से। कौन सी मृदा से? तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। चलिए 8वां क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये सही बच्चों को याद रखना चाहिए, है ना। अगला सवाल 9वां क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है ये। इनमें से सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? ओहो, ये तो साइंस में भी आ जाता है सवाल। ये हमारे आकाश जी आपको इतना सारा साइंस पढ़ा दिए हुए हैं कि आप लोग तो टक से इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए सही बच्चों से मैं कमेंट में देखना चाहता हूं, कमेंट में बताइए मुझे।
कमेंट में बताया कि ये साइंस का भी सवाल है कि इनमें से सबसे अच्छा लॉ अयस्क, क्या लॉ अयस्क, हाँ कौन सा है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है या सीडेराइट है? चलिए सही बच्चे मुझे कमेंट में बताएं। बहुत खूब, बहुत खूब, देख रहा हूं सही बच्चे, बिल्कुल सही, बी इसका आंसर सही है, मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट आंसर बिल्कुल सही है, जिसमें क्या मिलता है सबसे ज्यादा? लॉ अयस्क मिलता है, जिससे लोहा से, जो आप जानते ही हो ना, लोहा बनाया जाता है, याद रखिएगा सही बच्चे। चलिए कमेंट में आ रहा, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब सही बच्चे। ओहो, इतना प्यार, बर्दाश्त होगा सही बच्चों से हैं? चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खूब खूब खूब। ओहो, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। सही बच्चे ध्यान दें कि आपके लिए ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, और बच्चे इसको अगर एक बार पढ़ लें और पेपर देने जाएं तो याद रखें कि कोई भी सवाल एक नंबर का आपका नहीं छूटेगा। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नलिखित का, हाँ निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मुख्य कारण होता है कि पंजाब में भूमि जो होती है ना, वो क्या होता है, उसमें कौन सी सिंचाई होती है? भी थोड़ा सा इसमें कंफर्म हो गया, कटिंग हो गया हुआ है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? सही बच्चे बताएं मुझे, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। ये होता है मिट्टी का खात्मा होता है। क्या होता है? मिट्टी का खात्मा होता है, मिट्टी का खात्मा होता है। तो निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है जिससे मिट्टी का कटाव होता है? मिट्टी का कटाव होता है, बताइएगा मुझे। गहन खेती से, वनोन्मूलन से, अधिक सिंचाई से या अति पशुचारण से? अब देखिए यहाँ पे पशुचारण से तो क्या खत्म होगा? घास खत्म होगी, है ना। गहन खेती से या वनोन्मूलन से, ये सब नहीं है, बिल्कुल सही। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है ना, कि भूमि का निम्नीकरण होता है। याद रखिएगा, अधिक सिंचाई के लिए क्या होता है? निम्नीकरण होता है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं ना, खेती में बहुत ज्यादा गहराई तक खोदते हैं और उससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, उसमें नमी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्या बात है, सही बच्चे देखते ही हो, देखते ही, क्या बात है, देखते ही आंसर देना स्टार्ट कर रहे हैं। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सही बच्चे देखते ही आंसर बता रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाई किया करो, भविष्य में आगे बनना है कुछ तो ऐसे ही हर चीज का आप देखिएगा। लॉ अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है? लॉ अयस्क है, निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? संसाधन यानी रिसोर्स किस प्रकार का है? नवीकरणीय, नवीकरण, प्रवाह, जैविक या गैर नवीकरण? लॉ अयस्क से हम क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। किस प्रकार का संसाधन है, याद रहेगा? चलिए बच्चे, इसका आंसर है गैर नवीकरण। याद रहेगा सही बच्चों को? गैर नवीकरण रहेगा। चलिए सही बच्चे याद रखेंगे इसका। कौन सा? 11वें का। बिल्कुल क्लियर है सर सवाल में? चलिए, क्लियर दिख रहा है? आवाज सभी के पास एकदम क्लियर जा रही है? सही बच्चे देखें। ओहो, जल किस प्रकार का संसाधन है? चलिए मैं साइंस से थोड़ा सा एक सवाल पूछ लेता हूं कि जल का साइंस में क्या नाम होता है? साइंस में कुछ नाम दिया जाता है ना, सही बच्चे मुझे कमेंट में बताइए कि जल का दूसरा नाम साइंस के आधार पे क्या रखा गया हुआ। चलिए सही बच्चे बताएं मुझे, मैं देख रहा हूं, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बाबू, बताइए बताइए। ओहो, सबसे पहले आया है बाबा, ये नाम बताइए भाई। ओहो, मनी गेमर, अबे भाई ये अपना अपना आईडी ठीक से बनाया करो। आमिर खान, अरे भाई आपको बनाना है, उसका नाम बताना है भाई, उसका नाम बताइए मुझे कि साइंस में जल का क्या नाम दिया जाता है। चलिए बिल्कुल सही, क्या बच्चों? H2O ऊपर होता है, नीचे आप देख सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या H2O ऊपर होता है, क्योंकि मेरे को तो उतना साइंस आता नहीं है। खैर सही, चलिए तो इसका आंसर क्या है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो बिल्कुल बात सही है, जल को हम क्या कर सकते हैं? नवीकरण कर सकते हैं। प्रवाह यानी बहना होता है, जैव अलग चीज होता है। अनवीकरण, हम क्या करते हैं? पानी को रिसाइकल कर देते हैं ना, तो अच्छा बनता है। जैसे आप शहरों में रहते हैं तो शहरों में जो पानी आप पीते हैं वो क्या होता है? जो हम यूज करके और चला जाता है पानी, उसी को दोबारा रिसाइकल होता है और हमारे पास आता है, तो उसे कहते हैं नवीकरण योग। क्या कहते हैं उसको? नवीकरण योग कहते हैं। चलिए सही बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओहो, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आंसर कौन बताएगा बच्चे? भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र
यानी कि ये क्या कह रहा है कि स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। मैदानी का मतलब सपाट, समझते हैं ना। भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत है ना, प्रतिशत, कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मैदानी है। चलिए सही बच्चे बताएंगे। ए 30%, बी 20%, सी 35% या डी 43%। आपको इसमें ऑड लग रहा है ना, कुछ तो ऑड लग रहा है ना, तो आप उस ऑड को मारिए सीधा टक डी। 43% जो स्थलीय भाग है वो क्या है, मैदानी है। याद रखिएगा सभी बच्चे, 10वीं के जितने ही बच्चे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और सभी बच्चे याद रखें इन चीजों को। चलिए अगला क्या कह रहा है। ओहो, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है। अतिचारण का मतलब क्या होता है, अतिचारण का मतलब क्या होता है, सही बच्चे बताएं। यानी कि मैं बताता हूं आपको कि अतिचारण का मतलब होता है कि पशुओं से, जानवरों से ज्यादा फसलों को, घासों को चराना, उसे अतिचारण कहा जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा चारण कहा जाता है। आपको बता दें तो सबसे मेन चीज है कि जब भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों के कब्जे में था, तो जो चारागाह थे, इसको एक प्रकार से कह सकते हो कि पशुओं को चराने वाले, हाँ, पशुओं को, याद रखिए एक और क्वेश्चन आ सकता है, पशुओं को चराने वाली भूमि, चराने वाली भूमि का नाम बताएं, का नाम बताएं। तो याद रखिएगा इसका क्या होता है, तो चारागाह होता है। उत्तर में क्या होता है इसका, चारागाह होता है। क्या होता है, चारागाह। क्या होता है इसका, चारागाह होता है। याद रखिएगा। वही एक सवाल आया है हमारे पास, निम्नलिखित राज्यों में से, है ना, किसमें निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है। क्या झारखंड और उड़ीसा, क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्या पंजाब और हरियाणा, क्या केरल और तमिलनाडु। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या झारखंड में सबसे ज्यादा जानवर है, नहीं। उड़ीसा में है, नहीं। हाँ, क्या मध्य प्रदेश में है, हाँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा पशु होते हैं, झुंड के झुंड, इसे कहते हैं चरवाहे। इसे क्या कहा जाता है, चरवाहे। इनकी भी एक अलग ही इतिहास है, आप पढ़े होंगे और पढ़ेंगे, 10वीं में भी पढ़े हैं। इनका भी एक अलग इतिहास होता है चरवाहों का, मौसम के अनुसार कहाँ कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानेंगे। तो इसका आंसर क्या है, बी हमारा टक्स आंसर है, बी हमारा टक्स आंसर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, यहाँ खेती होती है ज्यादा। क्या होता है, यहाँ पे खेती ज्यादा होता है। केरल और तमिलनाडु, याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु ये सब क्या है, ये दक्षिणी तटीय इलाका है। कौन सा है, तटीय इलाका है। तटीय इलाका किसका, समुद्र का, किसका, समुद्र का तटीय इलाका है। और केरल तमिलनाडु एक अलग ही देश है, यानी जगह, राज्य है, जिसमें भाषा यानी हिंदी भाषी लोगों को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बहुत सारे हिंदी भाषी आज भी वहाँ मौजूद है। चलिए ये सवाल देख लीजिए, पशुओं को चराने वाली भूमि का नाम बताए तो क्या होता है, चारागाह होता है। चलिए कंफर्म है। आगे अगला सवाल देखते हैं, 14वां से 15वां। ओहो, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब है कि उसको दोबारा से हम ऊर्जा में ला नहीं सकते। जैसे देखिएगा, कौन सा ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत का मतलब जिससे हमें ऊर्जा मिलता हो, है ना, और अनवीकरणीय यानी उसको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल, जल का हम कर सकते हैं। सौर, सौर का भी कर सकते हैं। पवन, पवन का भी कर सकते हैं, लेकिन कोयला का हम नहीं कर सकते हैं। कोयला का हम दोबारा से नवीकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोयला जलता है ना, जब कोयला जलता है तो ये क्या होता है ना, तब्दील हो जाता है राख में। आपने देखा होगा पुराने समय में किसी धोबी चाचा को प्रेस करते हुए, जो वो जलाते, आज तो नई टेक्निक की वजह से नए नए प्रेस आ चुके हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब वो कोयला डाल करके जलाते हैं ना, वो बिल्कुल तपता है, एकदम लाल हो जाता है ना। लाल होने के बाद में उसको जब झचकोड़ते हैं तो उसमें से ना थोड़ी थोड़ी राख निकलती है ना, उसे स्याही कह सकते हैं एक भाषा में। तो जब निकलता है तो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता है, वो छोटा होता जाता है। तो कौन सा है हमारा अनवीकरणीय, वो है कोयला। सही बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, याद रखिए सही बच्चे, अजैव, मानवीय, जैव नहीं, बिल्कुल वैसे इसका नवीकरणीय, हम नवीकरणीय कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है बच्चों का, 17वां सवाल जो महत्वपूर्ण है। ओहो, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है।
इसमें देखिएगा आपको ना सवाल बदल बदल करके आएगा और जो बच्चे इन चीजों में एक्सपर्ट हैं वो समझ जाएंगे कि सीबीएसई क्या मांगती है और क्या चाहती है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? नवीकरणीय इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही बच्चे मुझे कमेंट में बताएं, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कमेंट बताएं मुझे सही बच्चे कि नवीकरणीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही बच्चे बताएं मुझे इंग्लिश में। ओहो ओहो, बताए 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 बताए। और जितने ही बच्चे लाइक नहीं किए हुए हैं प्लीज आप लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें हमारे एजुकेशन पॉइंट में, कि सभी बच्चों के पास हमारा वीडियो जाए जिससे वो शिक्षित हो जाए। रिसाइकल कहते हैं, क्या कहते हैं? नवीकरणीय को रिसाइकल कहते हैं। तो देखिएगा कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय हो सकता है? तो प्राकृतिक गैस वो तो उड़ ही जाता है, कोयला हो ही नहीं सकता, पेट्रोलियम एक बार में खत्म हो जाता है। एक जल ही है, क्या है? जल ही है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सही बच्चे लाइक कर दे जरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 18वां क्या कहता है सही बच्चों के लिए? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित का अर्थ क्या होता है? यानी एक बार जहां से खत्म हो गया वो हो ही गया, वहां पे अब दोबारा हो ही नहीं सकता। इसे प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, है ना? और एक ही जगह पाया जाता है और अलग अलग जगह भी पाया जाता है। अगर एक जगह खत्म हो गया वो दोबारा उस जगह मिलता नहीं है। कौन सा है? देखिएगा खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का। क्योंकि देखिएगा खनिज भी संसाधन है, सौर ऊर्जा भी संसाधन है, हवा भी संसाधन है और पानी भी संसाधन है। और एक और सवाल बन सकता है कि प्राकृतिक संसाधन में वह कौन सा संसाधन है जो धरती के अंदर मिलता है? किसके अंदर? धरती के अंदर मिलता है। याद रखिएगा वो धरती के अंदर मिले, वह कौन सा संसाधन? इसी सवाल का दूसरा है धरती के अंदर मिले। आप सबको पता चल गया होगा सही बच्चों को? बताइए धरती के अंदर, यानी कि इसका आंसर मैं बता देता हूं, सही बच्चे याद रखें। इसका आंसर तो वैसे खनिज तेल है, क्योंकि एक जगह जब ये खत्म हो जाता है तो वहां पे नहीं मिलता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं वहां पे बनने के लिए। तो इसमें मैं बता देता हूं, देखिए पानी भी धरती के अंदर मिलता है और एक क्या है कि खनिज भी और तेल भी धरती के अंदर मिलता है। तो इसका सवाल दो हो सकता है, ये डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। हवा तो हमारा प्रकृति के बहता है, सौर ऊर्जा हमें खुद देखना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं अगला 19वां सवाल। ओहो अरे भाई, भारत में विद्युत, अब विद्युत से मुझे बताएं कि किसी हीरो का नाम बताएं। सही बच्चे, किसी हीरो का नाम बताएं कि विद्युत से यानी बिजली से किस हीरो का नाम आता है? सही बच्चे बताएं, बहुत बड़े स्टंटर हीरो हैं वो, बिजली से जिनका नाम आता है। सही बच्चे बताएं मुझे। विद्युत की सबसे अधिक खपत यानी कि सबसे ज्यादा बिजली किसमें होती है? खात्मा यानी बिजलियों का खात्मा घरेलू कामों में, व्यापारिक कामों में, उद्योगों में या कृषि कामों में? आपका आंसर है उद्योगों में। उद्योगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियल कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा किसकी खपत होती है? तो बिजली की, क्योंकि यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई होती है वो ज्यादातर किससे चलती है? सिंपल सी बात है, बिजली से ही चलती है भाई। तो सबसे ज्यादा खपत किस में होगा? उद्योग में होगा। कंफर्म? चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं सही बच्चे। 20वां सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? अब देखिए ये सवाल ना बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, ये सवाल कह क्या रहा है? ये सवाल कह क्या रहा है? इसमें देखिएगा राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा आती है, यानी एक देश के अंदर कहां पे, एक देश में जो समुद्र स्टार्ट होता है वहां कितना किलोमीटर तक। मान लो ये हमारा भारत है, उदाहरण जस्ट, ये इनके आगे पीछे समुद्र है, ये है ना, ये समुद्र हो गया। अब इस समुद्र के अंदर ये हमारा देश है, ये कितना किलोमीटर तक हमारा वहां पे कब्जा हो सकता है, वहां पे हमारी संसाधन मौजूद है ना? चलिए देखते हैं।
समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा हो सकती है? राष्ट्रीय यानी देश का, राष्ट्रीय मतलब देश की संपदा वो हो सकती है। तो आंसर है हमारा डी, यानी 19 किलोमीटर वर्ग तक, यानी कि ये देश समझ लो और ये पूरा क्या है, समुंदर है। अगर समुंदर में इस देश के कितने 19 किलोमीटर, 19 पॉइंट कितना है 2 है, 19 पॉइंट कितना है 2 किलोमीटर तक क्या है, जो भी संसाधन निकलेगा वो उस देश का होगा जिससे वो अटैच है, यानी 19 किलोमीटर के अंदर है वो संसाधन उसी देश का होगा। चलिए सही बच्चे ध्यान दें, तट रेखा से कितने किलोमीटर, देखिए इसमें सवाल को पहले देखिएगा, कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। इसमें यह कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सीमा का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जहां पे हम अपना कार्यों को कर सकते हैं, या कोई चीज वहां पे निकले या कोई चीज वहां पे मौजूद हो उस पे हमारा हक हो सकता है। जैसे कि भारत, इधर पाकिस्तान, अगर ये बीच का क्या होता है, एलओसी होता है, क्या होता है, ये LOC होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, इसका क्या होता है, हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। यानी कि इसके अंदर तो ये देखिएगा अभी 200 मीटर तक, यानी 200 मीटर तक आंसर हमारा है। 200 मीटर तक क्या, किलोमीटर तक क्या हो सकता है, ये आर्थिक क्षेत्र कहला सकता है। यहाँ पे क्या आप कुछ भी चीज लगा सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, सही बच्चे ध्यान दें, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? ओहो, ये देखिएगा, बहुत ही निम्न सवाल है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बिल्कुल बात सही है, किसी भी देश के अंदर पेट भरने के लिए बहुत सी कुछ होता है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं होता। ये किसने बोला, यानी किसने कहा है? चलिए, नेहरू जी ने। अच्छा ये बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, मेधा पाटेकर नहीं, गांधी जी ने हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं, ये सब बिल्कुल गलत जवाब है। हमारे गांधी जी ने बोला था, क्योंकि संसाधन के ऊपर उनको देखना था, संसाधन के ऊपर उनको देखना था कि संसाधन कितना वेस्ट हो रहा है या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है ना कि संसाधनों का सबसे ज़्यादा दोहन कहाँ हो रहा है, भारत देश में हो रहा है ना। तो आज सिर्फ पेटी भरा जा रहा है, पेट भरने के लिए नहीं है, सिर्फ पेटी भरा जा रहा है। कंफर्म है? चलिए अगला सवाल 23वां। अब कुछ बच्चे बताएंगे मुझे कि संरक्षण का क्या मतलब होता है। चलिए बताइए मुझे, संरक्षण का क्या अर्थ होता है हिंदी में? मैं देख रहा हूं सही बच्चों का, संरक्षण का क्या अर्थ होता है? संरक्षण बताइए मुझे। चलिए बहुत अच्छा लगा। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालती की थी, वकालत किया था कि हमें किसको बचाना है, संसाधनों को बचाना है। याद रखें, संसाधन को बचाना ही संसाधन का उपज है। याद रखें सही बच्चे, संसाधन को बचाना ही संसाधन का उपज होता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ही ये जरूरी है। तो क्या नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, हाँ क्लब याद रखिएगा, इसमें क्या है, ये क्लब ऑफ रोम है, क्या है, क्लब ऑफ रोम ने, इसने क्या किया था, हमारा आंसर ये सही है बिल्कुल। क्लब ऑफ रोम ने क्या किया था, इसकी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि संसाधन संरक्षण, सबसे पहले वकालत उसी उन्होंने ही ये किया था कि संसाधन को बचाना चाहिए हमें। संसाधन को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, वो तो इस संसाधन से नहीं हो पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे ना। चलिए अगला देखते हैं, इसका बी आंसर है, सही बच्चे याद रखें, इसका बी आंसर है, क्लब ऑफ रोम ने बोला था, क्या वकालत किया था। चलिए बहुत खूब। प्राकृतिक संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ? देखिएगा अब सिर्फ, हाँ थोड़ा मैं इसको बता दूंगा कि टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु संरक्षण हेतु कुछ कटिंग है। तो देखिएगा, संरक्षण
ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? यानी कि वहां पे भी क्या हुआ था बचाने के लिए, किसको? संसाधन के लिए। संरक्षण का मतलब सही बच्चे याद रखें कि संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचावा। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचावा। क्या होता है? बचावा होता है, बचाना होता है। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचावा। तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। किसने? तो अफ्रीकी कन्वेंशन ने संसाधन के संरक्षण हेतु कदम उठाए थे। इसका सी आंसर सही है। सही बच्चे ध्यान दे जरा, सही बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25वां विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या सभी बच्चे इसको कमेंट में मुझे बताएंगे? इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं। ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आप इस चैप्टर को बताएं, ये इस सवाल का जवाब दें। इसको मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, हो सके तो लास्ट में मैं बताऊंगा। चलिए अगला चैप्टर क्या कह रहा है? ओहो, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एजुकेशन पॉइंट, क्लास भूगोल। ओहो, वन और वन्य जीव संसाधन, ये हमारा दूसरा चैप्टर आ गया है। कौन कौन सा? वन का मतलब क्या होता है? जंगल। और वन्य जीव का मतलब जंगल में रहने वाले जीव। किसमें? जंगल में रहने वाले जीव। ओके, चलिए अब वो भी एक संसाधन का मतलब पता ही है सबको। अच्छा चलिए, संसाधन का मतलब मैं बता देता हूं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे हम संसाधन कहते हैं। चलिए ये समझ में आ गया सही बच्चों को? वन का मतलब जंगल, वन्य जीव का मतलब जंगल में रहने वाले जीव, संसाधन ये हमारे लिए कैसे संसाधन के रूप में काम आते हैं। जंगल में मिलने वाली कौन कौन सी चीजें होती है? एक जानवर है ना, दूसरा लकड़ी है ना, और तीसरा फूल, कंद, इमारती लकड़ी, फल। याद रहेगा सही बच्चों को? जंगल में मिलने वाले ये सब क्या है? संसाधन है ना। चलिए इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है आपका। भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने का खतरा है? ओहो, पादप का मतलब पौधे का। किसका? पौधे का। क्या हो रहा है? लुप्त होने का खतरा, यानी वो खत्म होने वाला है। यह आपका आंसर है। ए 1200, बी 1300, सी 1400 या डी 1500। सही बच्चे कमेंट में बताएं मुझे कि भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने वाली है। तो इसका डी आंसर सही है। याद रखें सही बच्चे, 1500 पौधे ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं। याद रखें सही बच्चे, 1500। अगला सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, क्योंकि इसमें से आता ही आता है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? ओहो, आम, महुआ, इमली। याद है ना सही बच्चों को जो बिहार से हैं? शादी होने से पूर्व आपको क्या किया जाएगा? पहले पेड़ से शादी कराई जाएगी, उसके बाद ही आपका दुल्हन से शादी कराया जाएगा भाई। याद रखें, लड़कियों को भी जाना होता है पेड़ को पूजने। चलिए, कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं बिहार में? क्या इमली और आम और नीम, पीपल और कदम्ब, क्या शीशम और कीकर? नहीं, इमली और आम से पहले क्या किया जाता है? शादी से पहले उनकी पूजा कराई जाती है, क्योंकि गांव में, बिहार में ये सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। कौन कौन सी? इमली और आम। बचपन में हमने सुना था, बचपन में ये भी सुना था हमने कि इन चीज़ों के ऊपर ना, इन पेड़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भूत मौजूद होते हैं। हर बच्चे की ये कहानी एक अलग होती है जिसकी दादी माँ सुनाती है। मुझे अच्छा लगता है कि सबकी दादी माँ जो कहानियाँ सुनाती हैं और आकर के हमें बताते हैं कि भैया हमारे गांव में ये हुआ करता था, हमारे गांव में ये हुआ करता था, हमारी दादी बताती थी कि ये भूत वहाँ रहता है। ये सब सिर्फ डराने के काम होते हैं। जो बच्चे क्या कहते हैं ना कि अगर शरारत करते हैं, है ना, शरारत करते हैं या बाहर जाते हैं घर से खेलने, तो ये दादी माँ जो होती है ना बहुत प्यारी होती है। वो अपने जो पोते होते हैं ना उनकी संरक्षण चाहती है, बचावा चाहती है। तो उनको ना एक अलग कहानी क्रिएट करके
और उनको अपने पास घर में रखने के लिए ज़्यादातर आप पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, यानी अच्छी अच्छी बातें उनको बताती है, जिससे बच्चों के अंदर ना एक मन में डर पैदा हो जाता है कि वहाँ जाऊँगा तो भूत होता है, उस पेड़ के ऊपर भूत होता है। आज जब बड़े हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये भूत भूत कुछ होता नहीं है, वैसे बस एक वहम होता है। और गांव के अक्सर बच्चे हमसे पूछा करते हैं सवाल में, है गांव के अक्सर, ओह बहुत बच्चे दम मनी के भूत का, भाई भूत भूत कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है जिससे हमें बचपन में डराया जाता है। अक्सर दादी माँ हमें भी डराया करती थी कि बेटा शाम को घर से बाहर मत जाया करो, है ना, ये करो वो करो, जितना हो सके घर में रहो, है ना। चल, तो इमली और आम की क्या कराई जाती है? पूजा कराई जाती है। बिहार वाले सही बच्चे याद रखें, चाहे लड़का हो या लड़की, आपको इसकी पूजा करनी पड़ेगी, अनिवार्य है। सही बच्चे याद रखें। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, तीसरा हमारा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 से, है ना, 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई है? सघन का मतलब क्या होता है? सही बच्चे बताएं मुझे। सघन का मतलब होता है, बताओ सघन का मतलब क्या होता है? सही बच्चे, सघन का मतलब क्या होता है? चलिए, तो यानी कि सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर की वृद्धि? वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। क्या होता है? बढ़ोतरी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। चलिए सही बच्चे आंसर बताएंगे क्या? 12,098, 1,098, 11,098 या 13,098 वर्ग किलोमीटर? नहीं बेटा, 10,098 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। याद रखिएगा आप, 10,098 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। किसकी? तो सघन वनों की, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाता है। और एक और बात याद रखिए बेटा, हर एक साल आप कम से कम 100 से ऊपर पेड़ों को लगाएं, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देता है। इसको बचाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। याद रखें, ये हमें जीवन प्रदान करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपका चौथा, निम्न में से सुमेध जातियां कौन सी है? ओहो, सुभेद होगा इसमें, थोड़ा सा वो हो गया होगा, सुभेद। ये देखिएगा जरा, सुभेद जातियां, सुभेद जातियां, है ना, सुभेद जातियां कौन सी है? तो याद रखिएगा, नीली भेड़, अब दिखता है? नहीं दिखता है। एशियाई हाथी, ये भी नहीं दिखता है। गंगा नदी का डॉल्फिन, ये भी नहीं दिखता है। तो उपरोक्त इसका, उपरोक्त सभी इसका आंसर टक्सा मार सकते हैं आप। सुभेद, सुबोध का मतलब एकदम खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही, ये अब दिखता ही नहीं है कहीं। कंफर्म है? ये तीनों चीज, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी है। चलिए अगला सवाल पांचवा क्या कहता है हमारा, सुंदरवन। ओहो, चलिए कमेंट में मुझे बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहां और क्या नाम है? कमेंट में बताएं मुझे, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल का नाम क्या है? चलिए इतना ही बता दीजिए मुझे कमेंट में कि दुनिया का, ओहो सकीबा बहन, सकीबा भी आ गई, क्या बात है, बहुत अच्छा सकीबा बहन। ओहो आदर्श झा, अमेजोन, अमेजोन बिल्कुल सही, अमेजोन है दुनिया का, और उसे इस पृथ्वी का हृदय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर सवाल ऐसे आ सकता है कि पृथ्वी के हृदय किसे कहा जाता है, तो अमेजोन जंगल को। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भारत का है, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में है? सही बच्चे बताएं मुझे। हाँ, कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और ये गुजरात में कौन सा है? अभी मुझे बताएंगे सही बच्चे। गुजरात में जंगल जिसमें कौन सा शेर पाया? सही बच्चे मुझे बताएं जल्दी। गुजरात में, सही बच्चे बताएं। ओहो, क्या बात है, गुजरात में गिर का जंगल है। कौन सा है? गिर का जंगल है। एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? याद है? बब्बर शेर, पता है ना, जब्बर बालों वाला बब्बर शेर गिर के जंगलों में पाया जाता है और कहीं किसी देश में नहीं पाया जाता है। आज हमारा देश 3-4 चीजों से संपन्न हुआ है। एक हमारे मोदी जी लाए तेंदुआ, चीता लाए ना, हाँ, तेंदुआ मौजूद था, चीता लाए, बाघ भी मौजूद था, शेर भी मौजूद था। यानी ऐसा पहली बार कोई देश हुआ है जहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर मौजूद है।
दुनिया में सबसे ज्यादा तेज भागने वाला जानवर का नाम बताए, कमेंट में मुझे बताए। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज भागने वाले जानवर का नाम बताए मुझे कमेंट में, सही बच्चे? चलिए, कंफर्म है सही बच्चे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कमेंट भी देख रहा हूं मैं। सबसे तेज स्तनधारी, सुंदरवन, हाँ ये देखिएगा, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं? क्या बात है, क्या बात है। उसका नाम बताइए, अभी अभी मैंने जो सवाल पूछा उसका नाम बताइए कि सबसे तेज स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो मां अपने बच्चों को जन्म देती है और दूध भी पिलाती है, उसे स्तनधारी कहते हैं। उसे कितने यानी कितने किलोमीटर की प्रति घंटा दौड़ती है? तो वो कितना है? 112 प्रति किलोमीटर घंटा। कितना? 112 प्रति किलोमीटर घंटा। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है चीता। क्या है? चीता। चीता ही ऐसा एक जानवर है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकती है। और अभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, सभी बच्चे, कि वह कौन सा पंछी है जो उड़ती है, बच्चा पैदा करती है और दूध पिलाती है। बताइए सही बच्चे कमेंट में, क्योंकि वो स्तनधारी है, वो स्तनधारी है। सही बच्चे मुझे कमेंट बताएंगे, सही बच्चे, मैं देखने के लिए तैयार हूं। वह कौन सा पंछी है यानी उड़ती है और वो बच्चा पैदा भी करती है और दूध भी पिलाती है? तीजा नहीं बाबू, वो अंडे देती है। ये आमिर भाई बोले। दीपक सिंह, ओहो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चमगादड़, दीपक का सवाल बिल्कुल सही आया दीपक भाई, बहुत खूब। और बाद में तो आना स्टार्ट ही हो गया है ना। आदर्श झा भी बोलने लगे हैं। ओहो क्या बात है, क्या बात है। तोता, ये कौन बोल रहा है भाई? तोता बच्चा पैदा नहीं करता है, और तोता जो है ना बहुत सुंदर अंडा देता है, घोंसले में देता है। लेकिन आप याद रखें कि ओहो आमिर, चमगादड़, बातें चमगादड़, एमडी शाहिद यूट्यूबर चमगादड़, साकिब डॉग। अबे भाई साकिब भाई, डॉग उड़ने वाला नहीं है, याद रखे सही बच्चे, डॉग उड़ता नहीं है। अब वही एक वो हो जाता है ना कि एक कक्षा चल रही होती है ना, एक कक्षा चल रही होती है और उसमें टीचर पूछता है कि ये बताओ बेटा कि उड़ने वाले पंछियों के नाम बताओ। तो एक बच्चा खड़ा होकर के बिल्कुल क्या कहता है? हाथी। अब टीचर कंफ्यूज हो जाता है। अब शिक्षक कहता है कि हाथी तो उड़ता नहीं है। अब उससे पूछता है कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं? तो उस वो बच्चा तड़के से कहता है कि मेरे पापा ना बहुत बड़े गुंडे के साथ काम करते हैं, मेरे पापा बहुत बड़े गुंडे के साथ काम करते हैं। टीचर डर के मारे सामने कहता है बेटा सब लिख लो, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? हाथी। ये बचपन में ना बहुत अच्छी कहानियां लगा करता था, कितना मजा आता था। बचपना चला गया, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। अब सही बच्चे हैं जो कि शिक्षित हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे है कि इन सब चीजों से दूर रहे, जो कहानियां थी उसको इरेज करके और असल जिंदगी में आए। चलिए अगला सवाल आता है हमारा। अगला सवाल क्या कहता है? सही बच्चे देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है? सही बच्चे, भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किया गया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कब से? 1951 से 1980 के बीच, यानी ये कितना साल हो गया आपका? 29 साल। कितना? 29 सालों में क्या किया गया कि वर्ग किलोमीटर वन यानी वन क्षेत्र को, यानी जंगल के क्षेत्र को भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें बदल दिया गया? भूमि में बदल दिया गया, जिससे क्या किया जा सके? खेती किया जा सके। यानी 29 सालों में कितना? तो याद रखिएगा कितना वर्ग किलोमीटर? 20 का आंसर सही है। 26,200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 26,200 वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा सही बच्चों को। यानी कि 29 साल में। अब देखिए जंगल की जो कटाई होती है ना, ये सरकार के द्वारा करवाई जाती है, जिसको साफ करके क्या किया जाता है? खेती में तब्दील किया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है
याद रखें, जंगल हमारी माँ है, एक प्रकार से कहूं तो माँ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सांस लेने के लिए जो हवा है वो जंगल ही देती है। और अभी मैंने सवाल भी पूछा था तो सही बच्चे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन 29 सालों में 26,200 वर्ग किलोमीटर क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। और जिस पर अब क्या हो रही है, खेती हो रही है। यानी कि अब देखिए, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जंगलों को काटा जाता है और उसकी आपूर्ति की जाती है। कंफर्म। चलिए, 8वां सवाल क्या कहता है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे लगा ही लो सही बच्चे, IM लगा ही लो इंपॉर्टेंट में। और वेरी वेरी लगाना है तो वेरी वेरी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिएगा, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, ये अभ्यारण्य है यानी राज्य में स्थित है ना। ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। जो जंगल के जीवों को क्या किया जाता है, इसमें सुरक्षा दी जाती है। और वो कहाँ है, अगर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है, तो वो है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर सवाल यही है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो कौन सा है, हमारा राजस्थान है। टक से मार देना सही बच्चे, याद रखे, टक से मार दे। ओके, कंफर्म है। चलिए, मैं तो कहता हूं SSC वालों, आप लोग थोड़ा सा मेरा चैनल एक बार देख लो, आपको वो हर चीज मिलेगा जो आप खोजना चाहते हो। याद रहे SSC वालों, एक बार सर्च करके तो देखो, पता चलेगा। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ओहो, यानी किसके लिए, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण। याद रखें, कब, 1952 में। इसको क्या कर दिया गया, यानी कितने वर्ग किलोमीटर को, वन क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। ओहो, साफ कर दिया गया। बताइएगा सही बच्चे, ABCD कौन सा आंसर है, 5000 वर्ग किलोमीटर। सही बच्चे, याद रखेंगे 5000 वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा, 10वीं वाले याद रखें इस चीज को। कितना, सी आंसर है इसका, सी। 5000 वर्ग किलोमीटर क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया और नदी घाटी परियोजना के लिए लगाया गया था। ओहो, 10वां सवाल क्या कहता है हमारा, 10वां सवाल कहता है हमारा, भारत में जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है। जैव उपजाति, ABC यानी 10, 12, 8, 5। सही बच्चे मुझे बताए, किसका, जैव उपजाति का, जैव उपजाति का कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है, तो वो सी हमारा आंसर सही है, 8% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 8%। किसका, जैव उपजाति का। ये कुछ डिफरेंट सवाल है ना, डिफरेंट सवाल है सही बच्चों के लिए ना, इसको याद रखो, इसको याद रखो कि जैव उपजातियों में प्रतिशत कितना पाया गया हुआ है, अभी 8% पाया गया हुआ है। सही बच्चे, कंफर्म। चलिए, बहुत खूब। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, अगला सवाल हमारा। ओहो, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। देखिए क्या कर दिया हुआ है ना इसमें, कि एक ही चीज को ना अलग अलग करके पूछा हुआ है। यही तो CBSE का सबसे बड़ा झोल होता है, यही झोल सबसे बड़ा होता है कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी, अभी अभी हुआ था ना, प्राणी कौन सा है। अब देखिएगा इसमें, ये जो चीता है, बिल्ली है, इनमें से कोई नहीं है, ये भी दोनों है। इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इसमें CBSE वाले जो मांगते हैं ना, वो देखिए कैसे मांगते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये जो बिल्ली है, बिल्ली की ही प्रजाति से क्या है ना, चीता निकला हुआ है। बिल्ली की प्रजाति से किस क्या निकला हुआ है, चीता निकला हुआ है। तो मान लो कि ये दोनों, कैसे, क्योंकि सबसे पहले बिल्ली है ना, बिल्ली, इसी से निकला हुआ क्या है, चीता, है ना। तो इसका आंसर है हमारा C, A और B दोनों सही है। क्यों, क्योंकि अपने स्तर पे बिल्ली भी तेज भागती है और उसी की प्रजाति निकला हुआ चीता भी सबसे ज्यादा तेज भागने वाला सवाल बनता है। चलिए, अगला सवाल, 12वां सवाल क्या कहता है। सही बच्चे, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जीवों का है। ओहो, काला हिरन। अच्छा एक बात बताइए, हिरन की नाभि से निकलने वाली जो सुगंध है उसको क्या नाम है। सही बच्चे बताएं मुझे,
कन्फ्यूजिया जाओगे बच्चों, कन्फ्यूजिया जाओगे। कह रहे हैं ना नवाब भैया की क्लास में ऐसा ऐसा सवाल आएगा आपके समक्ष कि कन्फ्यूजिया जाओगे, भैया सच में ये सब सवाल कहाँ से बनाते हो, क्या बात है, किसी को नहीं पता। सही बच्चे बताएं मुझे, हिरन की नाभि से निकलने वाली जो खुशबू होती है उसका नाम क्या है? बताइए बताइए। क्या बात है, क्या बात है, ए। अरे भाई मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, चलिए मैं इसमें आंसर बता देता हूं कि काला हिरन। तो एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो काला हिरन है ना, काला हिरन वो अब इस दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? विलुप्त जातियों में कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुर्लभ जातियां वो होती है जो खत्म होने के कगार पे हैं। स्थानिक प्रजातियां वो होती है जो कि एक ही स्थान पे पाई जाती है। लुप्त यानी बिल्कुल खत्म ही हो चुका है ना। और विलुप्त ये बहुत पहले खत्म हो गया हुआ है ना। तो ये हमारा आंसर क्या है? ये आंसर है विलुप्त प्रजातियों में से है। अभी तक नहीं बताया भाई, क्या बात है, नाम उस सुगंध का। चलिए आखिरी में बताएंगे हम। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? सही बच्चे ध्यान दे जरा। 13वां सवाल, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? किन उपजातियों में शामिल है? किन उपजातियों में शामिल है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख? तो एक सवाल और बनता है मेरा कि एशियाई शेर, एशियाई शेर, एशियाई शेर कहां पाया जाता है? एशियाई शेर कहां पाया जाता है ना, ये सवाल है, उसको आप बताइएगा कमेंट में। चलिए सवाल पे आते हैं हम कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? किन उपजातियों में? तो ये भी क्या है? लुप्त जातियों में शामिल है बेटा, क्योंकि सामान्य जातियां है ही नहीं, संकटग्रस्त में ये तो है ही नहीं, तो क्या कह सकते हैं? स्थानीय जातियों में ये क्या है? लुप्त हो चुकी है। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 14वां सवाल क्या कहता है बच्चों आपके लिए? क्या बात है, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हो रही है? किस कारण हो रही है? अच्छा ये बताइए, दक्षिण भारत में एक पिक्चर आई थी झुकेगा नहीं, है ना, पुष्पराज, झुकेगा नहीं। तो ये बताइए वो किस चीज का व्यापार करता था? लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये व्यापार कानूनी रूप से गलत है। इन सब चीज़ों का ना एक अलग ही महत्व है, तो चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। तो किसका वो? हाँ ये है सागौन मोनोप्लांटिंग की वजह से। क्या होता है? सागौन या सेवावर्धक वृक्षारोपण के कारण हो सकता है। चलिए दोनों आंसर हो सकता है इसका, लेकिन इसमें सबसे मेन है आपका ये है आंसर, याद रखिएगा सही बच्चों, ए, है ना। थोड़ा सा इसमें मिस्टेकिंग है। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ है? ओहो, नुकसान सब परियोजना से नुकसान हो रहा है भाई जंगलों का। आज देखिए शहरों में हम रहते हैं और जब हॉलिडे होती है तो कहां जाते हैं? जंगलों में जाते हैं। वहां का जो वातावरण है वो देखना चाहते हैं, वहां की हवाएं, वहां की जो प्राकृतिक दृश्य, ये सब देखना चाहते हैं। भाई इसमें देखिएगा किन किन परियोजनाओं से वनों का नुकसान हुआ है। तो ये देखिएगा हिमालय ओक, बड़ी विकास की परियोजना, उपरोक्त सभी, या चीड़ पाइन के द्वारा, ये देखिएगा सब है इसमें। चीड़ पाइन तो सबसे मेन है इसमें, मैं मानूंगा कि ये सबसे वो है, लेकिन उपरोक्त सभी है इसमें। क्या आंसर बिल्कुल सही है? ये नहीं है इसका आंसर, उपरोक्त सभी से, चीड़ पाइन से भी है, हिमालय ओक के कारण भी है, और उपरोक्त सभी से हो सकता है। एक दो आंसर इसमें आप याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि इसमें यह है ना कि किन किन परियोजनाओं से क्या हो रहा है? जंगलों का नाश किया जा रहा है। तो जो भी आप परियोजना निकालोगे ना, सर जंगल को काट को ही बनाना है आपको, और जंगल को काटोगे तो नाश ही एक प्रकार से। जो हमें हवा देती है ना, आप उन्हीं का हम नाश करते हैं। इसे कहते हैं क्या? डेवलपमेंट हो रहा है, देश तरक्की पे जा रहा है, लेकिन भाई सांस लेने के लिए तो तड़प रहे हैं आज भी। आज ऐसी ऐसी बीमारियां मौजूद है भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, किस कारण हो रही है? ठीक से सांस ना लेने के कारण हो पा रही है ऐसी बीमारियां। और याद रखिए सही बच्चे, अगला सवाल क्या कहता है हमारा? अगला सवाल कहता है हमारा 16वां, घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है? तो ये तो सही बच्चे ये सवाल हो चुका था हमारा, है ना, ये दोबारा से टाइप कर दिया गया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा
कि औषधियाँ पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। औषधियों का मतलब क्या होता है? दवाइयों वाला। कौन सा? दवाइयों वाला पौधा। हाँ, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? क्षेत्र का मतलब वो जगह। कौन कौन से जगह होता है भाई? कौन कौन से जगह में पाया जाता है? याद है? हिमाचल प्रदेश यहाँ भी, अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है? सी सही आंसर है। इसका सी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ना जड़ी बूटी ज़्यादा पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, पौधों में ही आता है जड़ी बूटी ज़्यादातर, तो उसमें पाया जाता है। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सही बच्चे याद रखेंगे। 10वीं वाले बच्चे, अगर आपको 1 नंबर का टक मारना है तो जरूर आए एजुकेशन पॉइंट में। और सही बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। माई गिफ्ट आमिर से, ओहो आप लोग भी ना। हाँ, टैक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग लाया जाता है? ये देखिएगा, ये एक पौधे का नाम है ना। इसमें से क्या निकलता है? एक रसायन निकलता है जो एक बीमारी में ना, बीमारी में काम आता है और वो बीमारी को काट देता है। वो कौन से? तो किस बीमारी में उपचार के लिए। उपचार का मतलब क्या होता है? दवाइयों के रूप में काम आता है ना। तो कौन सा बीमारी है वो? कैंसर बीमारी है। कैंसर बीमारी में कौन सा? टैक्सोल नामक रसायन जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आपको बता दूं तो जब कैंसर बीमारी होती है ना, जो उसमें बैंगन नहीं खाना होता है। बैंगन से ना वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन टैक्सोल नामक जो औषधि है, इसको उपयोग करने से ना वो बीमारी का राहत मिलता है। चलिए, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए आपको। सवाल 19वां सवाल क्या कह रहा है? सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? ओहो, यानी देखिएगा, सोत घाटी के जो मुखली नर्सरी, ये जगह का नाम है ना, ये जगह का नाम है मुखली नर्सरी में। वहां की कौन? आदिवासी युवतियां। आदिवासी हमारे देश की पहचान है, याद रखें सही बच्चे। युवतियां द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, बांस के पौधे वो लोग लगाते हैं ज्यादातर। कौन से पौधे? बांस के पौधे लगाते हैं। कंफर्म है सही बच्चे? आप पेपर से पहले एक बार वीडियो देख करके जाएं, टक से वही सवाल आने वाला है। कंफर्म? चलिए, अगला 19वां से 20वां सवाल क्या कहता है आपके लिए? पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण। ये हो सके तो आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि एक ये दे दूंगा। सही बच्चे? खत्म। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? सही बताएं। क्या संसाधनों का असमान बंटवारा है? बिल्कुल सही। असमान उपयोग? बिल्कुल सही। रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता? बिल्कुल सही। यानी उपरोक्त इसमें डी बिल्कुल सही आंसर है। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सही बच्चे याद रखें, डी हमारा सही आंसर है। ओहो सन्नी, आमिर, क्या बात है। ओहो, ये सब कितना अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सही बच्चे याद रखें। अगला सवाल 21वां क्या कहता है? भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? प्राकृतिक वन किसे कहते हैं? प्राकृतिक वन वो होता है जो बिना मानव के, देखिएगा, बिना मानव के हस्तक्षेप के द्वारा उत्पन्न हुआ जंगल। याद रखिएगा, इसे प्राकृतिक वन कह सकते हो आप। यानी कि मानव के बिना हस्तक्षेप के किसी भी चीज के उसमें नहीं किया हुआ है ना। तो ज्यादा को ज्यादा, क्या बात है। तो यानी देखिएगा, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वन कहते हैं। तो देखिए, भारत में लगभग कितने प्रतिशत प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? तो याद रखिएगा, है ना, आधा प्रतिशत से अधिक। कितना है ये? आधा प्रतिशत से अधिक क्या हुआ है ना, प्राकृतिक वन समाप्त हो चुका है। कौन सा? कहां का? तो भारत का। सही बच्चे याद रखें, कहां का? भारत का। चलिए, अगला हमारा 22वां सवाल क्या कहता है? मैंग्रोव क्षेत्र। कौन सा? मैंग्रोव वन भी होता है और मैंग्रोव क्षेत्र की बात आती है इसमें, है ना। तो मैंग्रोव क्षेत्र की बात करती है पंकज। हो कहाँ? अरे भाई, आप लोग भी लगे हुए हो, क्या बात है, क्या बात है। मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? यहाँ देखिएगा, ये सबसे विनाश काल चल रहा है। क्या हो रहा है? मैंग्रोव वन भी क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है।
क्वेश्चन देखिएगा गौर से जरा, कितनी प्रतिशत ठंडी ज्यादा हो चुकी है दिल्ली में। आज के दिन तो वैसे ही पारा नीचे जा चुका है। मैग्रो वन क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? तो याद रखिएगा 40%। कितना? इसका सी आंसर बिल्कुल टक्सा मारिएगा आप। 40% ये क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है। कौन सा वन? तो मैग्रो वन। सवाल एक ऐसा भी आ सकता है, मैग्रो वन कितनी प्रतिशत खत्म हो चुकी है? तो 40%। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल कहता है हमारा 23वां, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार बताएं। क्या बात है, क्या बात है। वन यानी जंगल, वन्य जीव यानी वहां पे रहने वाले जीव। अब ये क्या है? एक प्रकार से संसाधन है, इसके हमें क्या बताना है? प्रकार। बिल्कुल बात सही है। आरक्षित वन, रक्षित वन और औद्योगिक वन, बिल्कुल सही। तो यानी कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी आंसर इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। ये सवाल करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं सही बच्चे, इस आंदोलन को याद करके और आपके अंदर वो जज्बा आ जाएगा कि हमें पेड़ों को बचाना है। क्या करना है? पेड़ों को बचाना है। आज हर एक स्कूलों में, हर एक जगह पर ऐसा किया जा रहा है कि हमें पेड़ लगाने के लिए जताया जाता है कि आप पेड़ लगाएं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा जंगल बना दिए हुए हैं। तमिलनाडु में एक ऐसे व्यक्ति हैं, यानी रिकॉर्ड बना देते हैं वो लोग जंगल लगाने के लिए, और यहां शहर में क्या होता है? क्षति की जाती है, पेड़ों को ऐसे ही काट दिया जाता है। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन का मतलब क्या है? पेड़ों की कटाई रोकना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसमें है ए आंसर हमारा सही है। पेड़ों की कटाई को रोकना ही चिपको आंदोलन कहलाता है। इसमें क्या होता था ना कि जब ठेकेदारों के द्वारा पेड़ों को काटा जाता था तो जो लोग हुआ करते थे, इतने पेड़ों के प्रेमी हुआ करते थे, हद से ज्यादा वो लोग पेड़ से चिपक जाते थे। क्या करते थे? पेड़ों से चिपक जाते थे। और जो ठेकेदार के जो लोग होते थे, वो लोग उनके द्वारा यानी पेड़ से चिपके हुए लोगों के साथ साथ उनको भी काट दिया करते थे, पेड़ को और उस व्यक्ति को जो चिपका हुआ था। इसीलिए उसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए सही बच्चे याद रखेंगे, और इसका डेफिनेशन ही पता चल गया आप लोगों को कि हाँ क्या है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 24-25 आखिरी सवाल हमारा। ओहो, अगला सवाल हमारा आखिरी है। ये याद रखिएगा, एशियाई चीता की जनजाति को भारत में कब, एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? ओहो, सबसे महत्वपूर्ण सवाल 1 नंबर का। ये कमेंट में सही बच्चे मुझे बताएंगे कि एशियाई चीता को कब लुप्त घोषित कर दिया गया था, और भारत में चीता कब लाया गया था, किनके द्वारा? ये सही बच्चे आप कमेंट में बताएं मुझे। और ये यानी कि 2 ही चैप्टर मैंने दिया, एक पहला एक दूसरा 10वीं का, और आशा है कि हो सके तो कल अगर हो सके तो लूंगा। सही बच्चे याद रखें, नहीं तो अगर आकाश जी क्लास ले रहे हैं तो सही बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। 1-1 नंबर के सवालों के लिए आप बने रहे हमारे एजुकेशन पॉइंट में, और जितना हो सके हौसला बनाएं, हौसला बनाइएगा, आगे बढ़िएगा। याद रखें, हौसला बनाइएगा, आगे बढ़िएगा। तो जितना हो सके आप हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के साथ साथ हमारे चैनल पे आएं। चैनल पे आइएगा, आपको मैथ और साइंस के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आपको नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आए, एजुकेशन पॉइंट 1 2 3 पर। और जितना हो सके हमसे जुड़े, जिससे हम आपको सहायता दे सके। ओके, गुड लक बच्चों।